सबसे पहले मेरा पिछला जो सबसे पहला क्लास था ऑनलाइन का वो गणित का था। इसके बाद केमिस्ट्री का पहला अध्याय 10वां का शुरू हुआ था। आज हम जो विद्यार्थी मेरे पहले क्लास को फिजिक्स का पहला क्लास में प्रकाश का परावर्तन को कर चुके थे, आज दूसरा चैप्टर हम लेके आ रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। अगर आवश्यकता हुई, बहुत सारे विद्यार्थी अगर सोचेंगे कि पहला चैप्टर भी चाहिए तो हम उसको भी कर देंगे। फिलहाल हम दूसरे चैप्टर से लेकर के चल रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन को। तो सबसे पहले प्रकाश का अपवर्तन में हम फिर से एक बार एक छोटा सा चर्चा प्रकाश के ऊपर कर लें। पिछले वर्ग में हमारा काफी चर्चा हुआ था कि प्रकाश है क्या और प्रकाश का परावर्तन क्या है। परावर्तन को हम समझे थे, तो अपवर्तन को भी थोड़ा सा हम समझ सकेंगे। थोड़ा सा बस गौर करने की आवश्यकता है। दूसरी बात है कि हम किसी परिभाषा में नहीं पढ़ेंगे, परिभाषा सब जगह मौजूद है। आप विज्ञान में सबसे ज्यादा प्रेफर कीजिए कि आप बातों को समझ सकें। विज्ञान में लिखा हुआ सब जगह, आपके बुक में सब कुछ डिफिनेशन आपको मिल जाएगा, लेकिन उस डिफिनेशन को देख करके आपके अंदर अगर वो समझ बढ़ती है तो सबसे बड़ी बात है विज्ञान में। तो मेरा प्रयास होगा कि जो कुछ इसमें जो पॉइंट्स हैं वो आपके दिमाग में डाल सकें, मेरा यही प्रयास है। क्योंकि मटेरियल आपके पास घर में अवश्य मौजूद होना चाहिए, ऐसा हमारा सोचना है। तो सबसे पहले प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे किसको? ये अपवर्तन सब, प्रकाश को समझ चुके हैं तो अपवर्तन को समझना होगा। ये अपवर्तन एक्चुअली है क्या? तो देखिए, अभी आप पिछले क्लास में पढ़े होइएगा कि कोई एक सतह था, प्रकाश आकर के पड़ा और यहां से टकरा करके लौट गया, तो ये क्या था? ये परावर्तन था। क्या था ये? परावर्तन था जी। रिफ्लेक्शन था। ये क्या था? रिफ्लेक्शन। ये रे आया, यहाँ पे जाके टकराया और ये लौट गया, ये रिफ्लेक्शन था, रिफ्लेक्ट किया। लेकिन अगर कोई एक ऐसा किरण, यह अभी कोई एक बॉडी हो, एक ऐसा पदार्थ हो जिसमें प्रकाश की किरणें प्रवेश कर जाती हो, ये एक अलग माध्यम है, ये अलग माध्यम। मान के चलिए ये एयर है, ये कांच है, ठीक है, इसको आप एयर मान के चलिए, और ये क्या है? ग्लास है। तो ये एयर से जब ग्लास में आएगा तो ग्लास में प्रकाश इस पार से ऊपर जाती है, ये चूंकि ट्रांसपेरेंट होता है। तो अगर प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर प्रवेश करती है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। एक्चुअली हम लोग इसको देख भी चुके हैं पिछले क्लास में, और इससे प्रीवियस क्लास में भी हम लोग देख चुके हैं कि किरण सामान्यतः सीधी रेखा में गमन करती है। लेकिन जब एक माध्यम से प्रकाश दूसरे किसी भी माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने पथ से क्या होती है? मुड़ जाती है। क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में इंटर करेगी, चाहे वो माध्यम कोई भी हो, और माध्यम के विषय में भी थोड़ा सा हम आगे बताएंगे, तो एक माध्यम से प्रकाश दूसरे माध्यम में प्रवेश करने के दौरान क्या होता है? वो डाइवर्ट हो जाता है, मुड़ जाता है। मुड़ने की ही घटना प्रकाश का अपवर्तन है। प्रकाश की किरणों को मुड़ जाने की घटना, हमारा तुम्हारा कहीं मुड़ जाना अपवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर प्रकाश की किरणें सीधी चलती है और अगर वो किसी माध्यम में प्रवेश करती है और वो अपने पथ से क्या होती है? मुड़ जाती है, तो प्रकाश का यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन। समझ में थोड़ा सा भी अगर दिक्कत हो तो अभी आप बोलिए। समझ में आ गया कि अपवर्तन क्या है? कि प्रकाश की किरणें यहाँ पर तो टकरा करके लौट गई थी, परावर्तन था। लेकिन अगर वो मुड़कर अब आई, मान लीजिए ऐसे मुड़ गई, फिर ये निकल जाती है। कैसे मुड़ती है, क्यों मुड़ती है, इस पर और आगे चर्चा होगा। लेकिन फिलहाल आप प्रकाश के अपवर्तन को समझिए कि प्रकाश की किरणें अपने पथ से थोड़ा सा मुड़ जाती है तो क्या होता है? ये प्रकाश का अपवर्तन है। क्या है ये? प्रकाश का अपवर्तन है। अब सवाल है कि कैसे मुड़ती है और क्यों मुड़ती है। आप सवाल यह कर सकते हैं, मुड़ती है, अपवर्तन है, हम इतना समझ गए, क्यों मुड़ती है? इसका क्या उदाहरण अगल बगल हमारे पास क्या उदाहरण? देखिए, हम उदाहरण ऐसे देखें जो कि हमारे अगल बगल में मौजूद हो। प्रकाश के अपवर्तन की घटना को आप जरा सा गौर करके देखिए। घर में बाल्टी में पानी लीजिए, छोटा सा बाल्टी, इवन आप शीशा के गिलास में ले लीजिए, शीशा का बड़ा सा कोई छोटा सा गिलास भी मिल जाए तो आप उसमें पानी डाल दीजिए। उसमें आप एक पेंसिल को खड़ा कर लीजिए। एक ग्लास में क्या करना है? मान के चलिए एक हम बीकर ले रहे हैं, इसमें जल भरा हुआ है, ठीक है। इसमें अगर हम एक छड़ी लेते हैं तो इसको एक बार ऐसे होना चाहिए था, लेकिन आप गौर कीजिएगा कि वो छड़ी ऐसे हो जाती है।
हो जाती है क्या? वो मुड़ी हुई दिखेगी। घर में तुम अपना एक बाल्टी है, अभी बाल्टी में कोई एक कलछुल घर का, उसको डाल के देखना, वो टेढ़ा दिखाई देगा। एक्चुअली क्या होता है कि थोड़ा सा उसका पेंदी उठा हुआ दिखाई देता है। वजह क्या है कि जब प्रकाश आई तो ये सीधी रेखा में आनी चाहिए थी, लेकिन जब इस माध्यम में प्रवेश करता है, यानी जब ये पानी में प्रवेश करता है, तो यहां से क्या होगा, ये मुड़ जाएगा। अब सवाल है कैसे मुड़ता है, थोड़ा सा गौर से आप लोग देख लीजिए, बिल्कुल आप समझ जाइएगा कि प्रकाश जब चलती है तो इसका एक वेग है, तो हवा में इसका कुछ वेग और है। दूसरे पदार्थ में जब किसी और माध्यम में जब ये प्रवेश करती है तो इसका वेग बदल जाएगा, बदलेगा ना वेग। तो जब इसका वेग बदलेगा तो क्या होता है, इसका अपना जो है ये लाइन डाइवर्ट कर जाता है, तब इसका क्या होता है। तो जब ये देखिए, इसको हम कहते हैं, जब एयर है तो इसको हम लोग कहते हैं विरल माध्यम। क्या कहते हैं इसको? विरल माध्यम कहते हैं। और जब कोई उससे कंपेयर, इससे देखिए, कोई माध्यम तुलनात्मक हो सकता है कि अभी हम हवा यहाँ है, इसको हम विरल कर रहे हैं, हो सकता है इसी के बगल में कोई निर्वात हो जाए, उससे भी विरल हो गया। तो फाइनली हम किसी को विरल और सघन ऐसे नहीं कह सकते हैं, तुलनात्मक में। जैसे देखिए, कभी चर्चा हो जाता है कि एक लड़का लंबा है, वही लड़का किसी और दूसरे समूह में गया, पता चला कि वो सबसे नाटा लड़का है, उससे लंबे लंबे सब जगह थे, तो आप कह सकते हैं उसको कि वो लड़का लंबा ही था। मतलब हो सकता है कि इस समूह में वो लड़का लंबा है, लेकिन कहीं और किसी दूसरे समूह में गया, वो लड़का क्या हो गया, सबसे नाटा हो जाए। तो आप इसी प्रकार से यह तय नहीं कर सकते हैं कि एयर है तो ये विरल ही होगा, ये है तो सघन ही हो जाएगा। हो सकता है कांच से किसी और का ज्यादा अगर सघनता है, वो अब यहाँ पर ये विरल हो जाएगा, वो सघन हो जाएगा ना। तो विरल और सघन का हम तुलना ऐसे करते हैं। लेकिन तो जब भी कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो एक अभिलंब यहां डाल देते हैं। तो जब ये विरल से सघन में प्रवेश करती है तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है। क्या होता है, ये अविलंब की ओर। देखिए, अगर जाना था तो ऐसे चल जाता ना, सीधा ऐसे जाता, लेकिन ये क्या हुआ है कि ऐसे मुड़ गया, इसके बाद फिर ये कंटिन्यू हो गया। तो ये अविलंब की ओर मुड़ जाना, यही प्रकाश का क्या है, अपवर्तन है। बाबू समझ में आया? अगर कोई भी कंफ्यूजन अभी है तो आप प्रश्न कर सकते हैं कि प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है, और इसी को प्रकाश का अपवर्तन। हमेशा अविलंब के ओर ही मुड़ेगा? हाँ, ये सवाल है, क्या हमेशा अविलंब की ओर ही मुड़ेगा? नहीं मुड़ेगा। अगर मान लीजिए कि अभी हमारा दो माध्यम है, एक माध्यम ये है, एक माध्यम ये है। अब ये क्या है, सघन है, ये क्या है, विरल है। फिर प्रकाश की किरण मान लीजिए कि इससे इसमें प्रवेश कर रही है, तो अगर सघन है फिर अविलंब है तो इस बार दूर जाएगी, सघन से विरल में प्रवेश करेगी। ठीक है, उसको कहते हैं डेंसर। ये जो डेंसर मीडियम से सघन विरल, विरल का अगर सघन से विरल में प्रवेश करेगी तो अविलंब से दूर जाएगी। यहां पर अविलंब से कब मुड़ा, जब विरल से सघन में गया। लेकिन अगर सघन से विरल में मान के चलो कि अगर ये ऐसे आ रही थी तो क्या हुआ, देखो ऐसे मुड़ गया ना। तो अगर इसी को हम उल्टा कर दें तो प्रकाश की किरणें जब विरल से सघन में जाएगी तो अविलंब की ओर मुड़ेगी, और जब सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर भागेगी। समझ में आ गया? इसका दो नेचर समझ में आया। चूंकि माध्यम है प्रकाश का, हमारे पृथ्वी पर ही अलग तरह का माध्यम है, कहीं हवा है तो कहीं पानी है, तो मान लीजिए कहीं और कोई और मटेरियल हो सकता है, ग्लास है। मान के चलिए कि आप लिक्विड में भी बहुत सारा प्रकार का है, सबका सघनता अलग अलग है। और एक्चुअली इसमें जो खेल है ये अपवर्तनांक का है, किसका अपवर्तनांक कितना ज्यादा है, उस हिसाब से सघन और विरल तय करते हैं। तो इसके हमको लगता है कि इस चैप्टर के आगे सेगमेंट में ही हमको अपवर्तनांक भी पढ़ना होगा, तो उसमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कौन सघन और कैसे कौन विरल है। फिलहाल हम अपवर्तन की घटना को समझ लें। तो अपवर्तन का बस यही दो फंडा था कि जब कोई, अब देखिए सवाल है कि इसमें भी तो सारा जो परावर्तन में पढ़ाए थे, तो इसमें भी उतना सारा घटना है। देख लीजिए आप, इसको एक फ्रेश फिगर में हम दिखा देते हैं कि अगर मान लीजिए ये कोई माध्यम था, ठीक है, ये प्रकाश की किरण यहां से आई, एक यहां अविलंब है, निश्चित है इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये जाएगी नहीं, क्या होगी, मुड़ जाएगी। यहां से क्या होगा, ये मुड़ेगी,
और फिर ये ऐसे क्रॉस करती है। अब सवाल है कि ये देखिए ये क्या हो गया, आपतित किरण, इंसिडेंस रे, ठीक है। ये फिर अगेंस्ट नॉर्मल अभिलंब, ये फिर जब यहां आ रही है और ये अभिलंब नॉर्मल्स और इंसिडेंस रे के बीच में जो एक एंगल बना है, ये कोण बना है, यह फिर से आपतन कोण है। यह फिर क्या है, आपतन कोण ही है। उसमें भी आपतन कोण था और इसको भी हम आई से डिनोट करते हैं। तो ये क्या हो गया, आपतन कोण, इंसिडेंस एंगल। कौन सा हो गया, इंसिडेंस रे एंड नॉर्मल्स के बीच में जो कोण बना, ये आपतन कोण, इंसिडेंस एंगल हो गया। लेकिन अब यहाँ परावर्तन नहीं हो रहा है, ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, ये रिफ्रैक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, इसको रिफ्लेक्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे इसको। यह भी आर ही होगा, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण। क्या कहेंगे इसको, अपवर्तन। वहां परावर्तन कोण था, यहाँ क्या है, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण है। तो अब समझ में आ गया कि ये अपवर्तन कोण और ये अपवर्तन को, ये आपतित कोण और ये अपवर्तित कोण, ये दोनों कोण का क्या फंडा है। अब अगर ये विरल से सघन में जाएगा तो आई से छोटा आर होगा। अगर विरल से सघन में तो आई बड़ा होगा, आर छोटा होगा। अगर सघन से विरल में जाता तो अभिलंब से दूर भागता, हाँ। तो क्या होता, आई से बड़ा कौन हो जाता, आर। क्लियर है ना। इतना अगर समझ गए तो फिर अपवर्तन बहुत छोटा चीज हो गया आपके लिए। क्या इतनी सी बात समझ में आने में कोई दिक्कत नहीं। क्या है ये कि अगर ये आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण, फिर ये अभिलंब हो गया आपका, और ये फिर क्या हो गया, आपतन बिंदु, अपवर्तन बिंदु, और फिर देखिए सब एक ही तल पर यहाँ कोना पर सब जमा हो गया है। तो हम लोग अपवर्तन का नियम जब आगे पढ़ेंगे उसी में फिर है, इसमें दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, साइन आई बटा साइन आर, और आगे बढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग अपवर्तन चीज को समझ लें कि अपवर्तन है एक्चुअली क्या, और हमको लगता है कि इससे ज्यादा अपवर्तन में आपका फिर कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप बुक देखिए, बुक में जो भी आपका आगे उसमें से कुछ डेफिनेशंस होगा तो आप देखिएगा कि ये कह रहा है कि नहीं कह रहा है। तो सबसे पहले, और इसके अगल बगल एग्जाम्पल्स हम आपको बता ही दिए हैं कि जब भी आप किसी घर में लीजिए, आप मान लीजिए कोई बर्तन में पानी देख लीजिए, एक वाकया करके खुद देख लेना, बुक में भी शायद इसकी चर्चा हो। एक थाली लेना, ठीक है, एक मित्र को साथ में रख करके एक थाली लेना, उस थाली में एक बीच में सिक्का डाल दो। क्या डाल दो, और तुम खड़े रहो और दोस्त को बोलो कि थाली को इतना दूर कर दे कि सिक्का जस्ट दिखना बंद हो जाए। किनारा होता है ना थाली में, किनारा, तो तुमको अगर थाली दूर कर दिया जाएगा तो किनारा से सिक्का ढक जाएगा, जस्ट ढक जाए। माने अब हमको देख रहे हैं कि अभी तक सिक्का दिख रहा है, जब उसको सरकाते जा रहे हैं तो सिक्का मतलब थाली उतना दूर हो गया, तो अब सिक्का क्या हो गया, उस थाली के किनारे से ढक गया, अब हमको नहीं दिख रहा है। तुम अपने किसी मित्र को कह दो कि अब क्या करो उसमें, कि उसमें पानी डाल दो। क्या कह दो, उस थाली में पानी डाल दे। अब तुमको यही खड़े हो, तुम्हारा पोजीशन नहीं बदला है, तुम इसी जगह पे खड़े हो और उस थाली में पानी डाला गया तो सिक्का दिखाई देना शुरू हो गया। वजह, चूंकि देखिए विज्ञान में क्या है कि कुछ कीजिएगा तो क्या होगा कि वो एक्सपीरियंस देगा, तो स्वयं समझ में आ जाएगा कि हाँ ये ऐसा हो रहा है। ये कही गई बातें सैद्धांतिक होती है, लेकिन जब हम उसको प्रयोग के तौर पे कुछ अगर करते हैं तो लगता है कि ये सच में ऐसा हो रहा है। वो थाली में सिक्का दिखाई देना, इसका मतलब क्या हुआ, उसका पेंदी उठा, यानी हम जो देख रहे थे जाकर के जैसे पानी पर पड़ा और मेरा प्रकाश का रे क्या हो गया, ऐसे गया और वहां जाकर के ऐसे बैंड हो गया। मतलब हम ऐसे मान लीजिए ये थाली है, ठीक है, ये थाली में मान लो किनारा था, ये सिक्का यहाँ रखा हुआ था। अब हमारी आंखें अब यहाँ से नहीं देख पा रही थी, किनारा में ढक गया था, ठीक है, सिक्का को और नीचे रखिए जरा सा, ये हमारे इसको ऐसे देख रहे थे, तब अब इधर से आ रहा था कि अब सिक्का हमको देख नहीं रहा था। लेकिन अब इसमें अगर हम पानी भर दिए तो क्या हो गया, अब ये रे क्या होगा, जैसे पानी मुड़ जाएगा तो सिक्का हमको यही मिल जाएगा ना। तो क्या होता है कि जब मुड़ जाता है, जैसे अभी बोले कि पानी है यहाँ पर मान लीजिए, अब जैसी छड़ी को पानी के अंदर रखेंगे ऐसे मुड़ा हुआ दिखाई देगा। इसका सबसे स्पष्ट घटना कभी होटल गए हो, होटल गया होगा, होटल के नाम पे देखो उसके मतलब मुंह में पानी आ गया। अभी होटल बंद है, लॉकडाउन है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा अनुभव करना अपने पूर्व के अनुभव का, अभी कहीं होटल जाने की आवश्यकता नहीं है। रसगुल्ला देखा होगा, अब और परेशानी हो गई, रिलैक्स।
अब सवाल है कि रसगुल्ला का जब तुम तब देखा होगा जिसमें रसगुल्ला उजला उजला रखा हुआ रहता है, तो जब उसके जूस में रखा हुआ रहेगा तो काफी बड़ा बड़ा दिखाई देता है, ऐसा महसूस किए होगा, लगता है कि नहीं काफी बड़ा है। और जैसे उसको रस से बाहर निकाला जाता है तो छोटा है, मन छोटा हो जाता है नहीं, लगता है कि तो गड़बड़ा गया है, अब इससे क्या होगा। तो ये क्या है, मतलब वो जब पानी के अंदर में है तो उठा हुआ दिखाई देगा। एक्चुअली तो किसी बर्तन को भी देखो तो उसका पेंदी तुमको लगेगा वो बाल्टा छोटा है, किसी बाल्टा में पानी भरा हुआ है तो उसके पेंदी को देखो लगेगा पेंदी उठा हुआ है। इसीलिए मछुआरा को कभी वास्तविक गहराई का पता नहीं होता है। समुद्र में जब मछली मारा जाता है तो मछुआरे को पानी के अंदर में मछली की वास्तविक गहराई का आभास नहीं हो पाता, वो भी कैलकुलेशन करता है। उसको भी पता होता है कि अगर इतनी ऊंचाई पे है तो एक्चुअली में मछली कितनी अंदर गहराई पे होगा, उसका भी पता चल जाता है। और इसका रिलेशन सीधे अपवर्तनांक से है। तो ये सब सामान्य घटनाएं हैं जो प्रकाश के अपवर्तन को चिल्ला चिल्ला करके हमारे इर्द गिर्द में बहुत सारे एग्जाम्पल दे देती है। तो समझ में आया, और ये प्रयोग आप कर सकते हैं आराम से। घर में जाकर के बाल्टी को देखना है, देखना कि पेंदी उसका सच में लगता है, तुम डालोगे लगा, हम तो सोचे थे कितना गहरा होगा, लेकिन जब महसूस करोगे, लकड़ी लेकर के महसूस करोगे तो देखना कि वो ज्यादा डेप्थ है। तो ये डेप्थ का पता नहीं चल पाना क्या है, ये प्रकाश का अपवर्तन है। तो अपवर्तन समझ में आ गया होगा तो हम इसके अगले सेगमेंट में फिर से विशेष चर्चा कर लें। फिलहाल इतना ही छोड़ देते हैं, ठीक है।